नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है और यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 2 है आपका दोस्तों। और प्रैक्टिस सीरीज 2 में दोस्तों हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने इसकी पहली सीरीज नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 25 महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस कीजिए। आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से कि निम्नलिखित में से जैविक घटक बताना है। पादप, मृदा, वायु, जल। तो इनमें से जैविक घटक कौन सा कहलाएगा, अब आप सभी को बताना है। देखिए, जैविक और अजैविक दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पादप होता है, सभी लोग जानते हैं पादप क्या आ जाएगा, वह जैविक घटक कहला जाएगा, क्योंकि पादप में जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। और जल, वायु, मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु, कवक है, मृदा जल है, पशु है, पक्षी है, तो कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी का अपमार्जक पूछा जा रहा है। तो सभी जानते हैं अपमार्जक का तात्पर्य क्या होगा। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक जीवाणु और कवक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सभी लोग जानते हैं जीवाणु और कवक को ही पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। और ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वहन या परिवहन करते हैं, इसलिए इनको अपमार्जक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को लाइक कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन है। आप सभी लोग ज्ञानी व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। कौन जीवी कारक नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न आ चुका है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। तो सभी जानते जीवी कारक नहीं है, मतलब पेड़ पौधे जीवी कारक हो गए, जंतु हो गया, सूची हो गया, जिसमें जान होती है। जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीव होता है, वह जीवी कारक कहलाता है। क्योंकि चट्टान में ना तो जीवन होता है, ना ही जीवन पाया जाता है, तो चट्टान इसमें जीवी कारक नहीं होगा। जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन आदि, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म आदि जैविक कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैविक कारक है। फोर्थ नंबर प्रश्न दिया गया है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? देखिए, सांद्रण शब्द जिसने समझ लिया, किसकी बात कर रहे हैं? आंसर सभी को पता है, मुझे भी पता है, आंसर आप लोगों को पता है, लेकिन बातें समझिए। सांद्रण क्या चीज़ होता है? जैसे आप लोग शहद की बात करें, शहद की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में। सांद्रण का मतलब होता है अधिक मात्रा में। तो किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो जिस गैस की सबसे अधिक मात्रा होगी पर्यावरण में, उस गैस का सांद्रण अधिक होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल, उसके ऊपर को समताप मंडल, इसके ऊपर को आयन मंडल कहते हैं। और वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का सांद्रण नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95 या 21% भी इसे कह सकते हैं, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियान 0.018% और हाइड्रोजन 0.01%। ये पूरा नोट कर लें, ये पूरा नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों पांचवें प्रश्न की कि मान लीजिए दोस्तों एक मेढक है, ये एक टिड्डे को खाता है। यदि कोई एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता का होगा, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा, या द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता से होगा। तो यदि कोई मेढक एक टिड्डे को खाता है तो उस ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? देखिए, मेढक जो है किसको खाता है? मेढक कौन आएगा? मेढक सभी लोग जानते हैं किस में आ जाएगा, यह मेढक क्या कहलाएगा? टिड्डा क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी लोग देखिए, सभी जानते टिड्डा प्राथमिक उत्पादक नहीं है। प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे पत्तियां खाने वाले
प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक हो जाएगा टिड्डे को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेढक द्वितीय उपभोक्ता, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला खाद्य श्रृंखला है। ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ होगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर हैं: कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, या कह सकते हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं जो आर फैक्टर है, कम उपयोग, पुनः चक्रण करना, फिर उसे पुनः उपयोग में लाना। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वन एवं वन मंत्रालय ने 1992 में एक नीतिगत बयान 3R की घोषणा की थी। तो पर्यावरण ने 3R की घोषणा कब की थी? या पर्यावरण वन मंत्रालय ने 1992 में की थी। 3R रिड्यूस यानी कम उपयोग, रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, और रीयूज मतलब पुनः उपयोग। 7वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। टोटल 25 प्रश्न करेंगे। 25 में से आपका कितना इस जवाब है, फीडबैक है? 15 प्लस है, 20 प्लस है, या 25 में से 25 आप लोग स्कोर करते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। सभी कमेंट करेंगे। मानव पर्यावरण का संबंध एक कैसा कहलाएगा? एक धनात्मक संकल्पना कहला जाएगा। मानव पर्यावरण, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग, तो दूसरी तरफ पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी होता है। 8वां प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, या कृषि भूमि? तो सभी लोग जानते हैं, हमने जब कंसेप्ट की क्लास किया था ये सारे प्रश्न आपको मिले होंगे। तो कौन जो है पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सभी लोग जानते हैं, हम किसकी बात करें? समुद्र की बात करेंगे। समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम, पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा है तथा सबसे अधिक भाग पर यह विस्तारित भी है। 9वां प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या इनमें से सभी? सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? सभी जानते हैं, उत्पादक भी है, अपघटक भी है और उपभोक्ता भी है। तो ह्यूमस निर्माण में ये सभी सहायक हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद, वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूमस कहते हैं, और ह्यूमस के निर्माण में अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है दोस्तों? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी जो होती है वह सदैव हरे पादप से होती है। ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ये मृदा से जुड़े होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या कह सकते हैं उनमें जड़ें होती हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप से होता है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। सूर्य के प्रकाश वायुमंडलीय यानी कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। आप लोगों का फीडबैक के लिए तैयार हैं आप लोग, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। देखिए दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? आप सभी लोग, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो पर्यावरण जागरूकता के बढ़ावा देने के लिए आपका जो उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, या पर्यावरण दिवस समारोह? तो किसका किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं ग्रीन ओलंपियाड का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक है, किसको? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। इसका आयोजन TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है? भूस्खलन शामिल है, बाढ़ एवं सूखा,
वन एवं अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो सभी जानते हैं कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे होते हैं वह बाढ़ और सूखा यहाँ शामिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। तो सभी लोग जानते हैं पर्यावरण समस्या नहीं है। बाकी जल का विनाश पर्यावरण की समस्या है, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, ये तीनों पर्यावरण की समस्याएं हैं, लेकिन जल का संरक्षण करना यह एक पर्यावरण की समस्या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर 14वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी? देखिए, आपकी अध्यापक अध्यापिकाएं आपकी जब नियुक्त होगी, आप स्कूल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु या जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिक बदलाव लाना है, तो आप कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, या पाठ्यक्रम में बदलाव तथा शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों का शामिल करके, या परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाया जा सकता है। सभी जानते समझते हैं, उपयुक्त रणनीति यही कहला जाएगी। 15वां प्रश्न क्या दिया गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। बेहतरीन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ का आवरण पर्यावरण कहलाता है। सीधी और सिंपल बात में समझें तो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति होते हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी होता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। 16वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन जो है मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न दिया गया है कि भूमि, धर्म, समुदाय और परिवार दिया गया है। तो सभी जानते समझते हैं कि मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। देखिए, भूमि, समुदाय और परिवार ये तीनों मानव पर्यावरण के घटक है, लेकिन धर्म जो है यह मानव पर्यावरण का घटक नहीं कहला जाएगा, यह संस्कृत की तरफ आ जाएगा। 17वां प्रश्न है प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण बताना है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण जो है वनों की कटाई भी है, शिकार भी है और निर्माण कार्य भी है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। बहुत ही सिंपल सीधा सा जवाब है और सीधे से जवाब में हमने आपका आंसर भी दे दिया। ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही होता है। 19वां प्रश्न दे दिया गया है। 25 प्रश्न करने वाले। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतरीन लाजवाब तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए, सपने को साकार कीजिए। अब वो टाइम, वो समय आ चुका है जिस समय आपको बेहतरीन अब मेहनत करती। 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, कहा जाए तो 4 महीने ही बचे हुए हैं। 4 महीने में बेहतरीन तैयारी कीजिए और आने वाला मौसम बेहतरीन होने वाला है। ठंड का मौसम रहेगा, ठीक है। आने वाले मौसम में 2 महीने बाद ठंड का मौसम आएगा, नहीं जब भी एग्जाम होगा ठंड के मौसम में एग्जाम होने वाला है। 19वां प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो सभी लोग जानते हैं 10 भाग स्थानांतरित होता है। और 10% का नियम किसने दिया था? कई बार पूछा जाता, तो लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम लिंडमैन ने कब दिया था? 1942 में दिया था। और इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपनी ऊर्जा का प्रयोग में ले लेता है और अपने अगले 10% छोड़ता है। तो अब छोड़ने की जगह ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके लिंडमैन नियम के अनुसार जो है कितने प्रतिशत भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम तो पढ़ते आ रहे हैं 10% और प्रश्न को समझना नहीं है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है, तो आपका जवाब 90% होना चाहिए। 20वां प्रश्न है
प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कहलाते हैं। 21वां प्रश्न दिया गया है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत वनस्पति है, सूर्य का प्रकाश है, परमाणु ऊर्जा है या भोजन है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया है। तो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होगा वही सभी लोग जानते हैं, सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की। क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य पौधे द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी, चक्रीय या उभय दिशी। तो देखिए खाद्य श्रृंखला का आपने पिक्चर या इमेज भी देखी होगी, कैसे होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशा की ओर होता है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का वह क्रम जिससे जीवधारी भोज एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। 23वां प्रश्न है, आई होप सभी लोगों को फ्री में नोट्स मटेरियल ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जी हाँ, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। फ्री में नोट्स PDF फाइल आपको मिलने वाला है और जितने भी अभी क्लासेज हुई सभी की PDF फाइल आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। क्योंकि राष्ट्र हित में TT परिवार है, आपका अपना परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है, राष्ट्र हित में चैनल है आपका, ठीक है, आपका आवर फैमिली है। तो लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। 23वां प्रश्न दिया गया है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय चेतना का भाव, भौतिकी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या इनमें से सभी। देखिए पर्यावरण में जो असंतुलन हो रहा है इसका रीजन क्या होता है? पर्यावरण की चेतना का भाव, पर्यावरण के प्रति मतलब जागरूकता न होना, भौतिकवादी सोच रखना, भोगवादी प्रवृत्ति करना, ये सभी सारी चीजें जो है असंतुलन का कारण हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। देखिए पर्यावरण अध्ययन का घटक पूछा गया है। अगर यहाँ पर ठीक है सौरमंडल का पूछा जाता तो एक बात अलग है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन का घटक मानव, वायुमंडल कहलाता है और जलमंडल कहलाता है। सौरमंडल आपका यह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं कहलाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल जिसे मानव कहते हैं आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है और पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान, गोल्डमैन, बैकमैन या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं 10% का नियम देने वाले हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं, ये डिटेल के साथ जान भी चुके हैं कि लिंडमान द्वारा 10% का नियम दिया गया था। कब दिया गया था? तो लिंडमान द्वारा 10% का नियम 1942 ईस्वी में दिया गया था और यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। तो लिंडमान की जो नियम है यह किससे संबंधित है? तो ऊर्जा उपभोग से संबंधित हो जाएगा। तो 25 महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न हमने किए। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आपकी, ये दूसरी प्रैक्टिस सीरीज है। सभी ज्वाइन करें, हर एक क्लास हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आएगा और अगस्त से हम दोस्तों हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट वाइज कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई मंथ समाप्त हो जाएगा, 1 अगस्त से आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पे हम करेंगे कि कैसे तैयारी करना है। 4 महीनों में पूरे आज सब्जेक्ट को करना है तैयारी, ठीक है। और एक एक कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, पूरा हर एक तरह से तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन पाएंगे, तभी EVS में हमारा जो सपना है 30 में से 28, जी हाँ, मिनिमम 25 प्लस तो स्कोर करना ही करना है और टोटल आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है, जहाँ पर सिलेक्शन आप श्योर एंड प्योर हो जाएंगे। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। सभी का जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट पेपर पर।